नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। ये वो दास्तान है जिसकी इबारत लिखने की ताकत किसी स्याही में नहीं थी। ये दास्तान जांबाजों के हौसले और उनके लहू से लिखी गई। वो दास्तान जो हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों पर चस्पा हो गई, दुश्मन को वो जख्म दे गई जो आज भी उसके जिगर में रह रहकर चुभता है, क्योंकि भारत की तरफ आंख उठाने से पहले उसकी आंखों के आगे जंग के वो पन्ने पलटते होंगे जिसके हर लफ्ज में उनकी हार लिखी है। Do you think people are going to sit aside and watch their women raped in front of them? Nothing but exaggerated lies. Pakistan launched a full-scale war against us. Situation created by the Indian aggression is leading the two countries to a point of no return. अप्रैल 1971, नई दिल्ली, प्रधानमंत्री आवास। ईस्ट पाकिस्तान में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। अब हम और चुप नहीं रह सकते। हमें फौरन कुछ करना होगा। मतलब? पाकिस्तान को रोकने के लिए हमें उस पर तुरंत हमला करना होगा। पर इंदिरा जी, ये कैसे होगा? मतलब क्या ये सही होगा? मेरा मतलब है, क्या ये सही समय है हमले के लिए? और क्या हमारी सेना तैयार है इसके लिए? इस बात का जवाब तो जनरल मानेकशॉ दे सकते हैं। उन्हें तुरंत मैसेज भिजवाइए, अर्जेंट मिलना है। अप्रैल 1971, इस्लामाबाद। खबर मिली है कि नई दिल्ली हम पर हमले की तैयारी कर रहा है। जनरल, इस वक्त तो ऐसी बेवकूफी करेगा? उधर हलचल तेज है जनरल। अब ऐसे में हम अपनी आंखें भी बंद नहीं कर सकते। हमारी पूरी पाकिस्तानी फौज तो ईस्ट पाकिस्तान में उलझी हुई है। वहां के हालात को लेकर हम पर हर तरफ से दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। जनरल, फिर आप ही बताइए क्या करना चाहिए? जनाब, अब हमें जो भी फैसला करना है बहुत जल्द करना होगा। जनरल टिक्का खान जी, आप ईस्ट पाकिस्तान के हालात को जल्द काबू में करने की कोशिश कीजिए। जी जनाब। बाकी नई दिल्ली के बारे में हम सोचते हैं। इंशाल्लाह। अप्रैल 1971, नई दिल्ली, प्रधानमंत्री आवास। पूर्वी पाकिस्तान से लाखों रिफ्यूजी हमारे देश में आ रहे हैं जनरल। अब हम और इंतजार नहीं कर सकते। हमें तुरंत पाकिस्तान पे हमला करना होगा। बट मैम साहब, मैं और मेरी फौज इसके लिए अभी तैयार नहीं है। आप क्या कह रहे हैं जनरल? मैं समझी नहीं। क्या हमारी सेना पाकिस्तान से कमजोर है? नो मैम साहब, हमारा एक एक जवान उनके 100 के बराबर है। लेकिन अभी नहीं, वरना बाजी पलट सकती है। अभी नहीं तो फिर कब? बस मॉनसून को गुजर जाने दीजिए, फिर देखिएगा क्या होता है। लेकिन मॉनसून क्यों? हमारे वीरों, हमारे जवानों की बहादुरी की अनगिनत दास्तान इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं, 1947 से लेकर 1999 तक। लेकिन शुरुआत करेंगे 1971 से, उस जंग से जिसमें न सिर्फ हमने पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया, बल्कि पूरी दुनिया को दिखाई हमारी ताकत। ये किस्सा है दुनिया के नक्शे बदलने का, किस्सा जंग का, बहादुरी का।
एक विकासशील देश की ऐसी कूटनीति का जिसने महाशक्ति अमेरिका को उसी के खेल में उलझा दिया। एक ऐसी फौज का जो असले से भले कमजोर रही हो पर हौसले से फौलाद थी। यह किस्सा है हिंदुस्तान की फतह का और पाकिस्तान की शिकस्त में आत्मसमर्पण के अभूतपूर्व पैमाने का। यह उस दौर की बात है जब पाकिस्तान पूर्वी और पश्चिमी दायरे में फैला हुआ था। दिसंबर 1970 में शेख मुजीबुर रहमान के चुनाव जीतते ही यह साफ हो गया था कि पाकिस्तान का नया वजीर पहली बार पूर्वी पाकिस्तान से आने वाला था। पश्चिम पाकिस्तान में जुल्फिकार अली भुट्टो की जीत हुई थी, लेकिन सीटों का फासला इतना था कि सत्ता की बागडोर मुजीबुर रहमान ही थामते। तब भुट्टो के इशारे पर पाकिस्तान के तानाशाह जनरल यहिया खान ने नई सरकार बनाने में जानबूझकर देरी की। उनके इशारे पर पाकिस्तानी सेना ने अत्याचार की हदें पार करनी शुरू कर दी। मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार कर लिया गया और जब अवाम ने विरोध किया तो दमन दरिंदगी के दायरे के बाहर हो चुका था। The Pak Army on the night of 25th, 26th. पाकिस्तानी सेना ने 25 और 26 की रात में ऑपरेशन सर्च लाइट में ढाका यूनिवर्सिटी पर हमला बोला और हजारों, मैं कह सकता हूं कि लाखों लोगों को मार दिया। शरणार्थी भारत आने लगे। तब श्रीमती गांधी ने फैसला लिया कि हमें बांग्लादेश के लोगों की मदद करनी चाहिए और इस तरह हम इस जंग में शामिल हुए। The refugees are still coming over and you have this enormous problem in India. How much longer can you sustain this? We can't sustain it now longer. It's now for some months it really has been something that's, water going higher and higher. What are you going to do about it? But something will have to be done. One thing I must say, that I'm absolutely determined that all the refugees of all religions must go back. We are not going to absorb them in our population. The border is not a defined line. It's a mess of trees and bushes and riverine waterfare. And these people who you saw were not refugees from East Pakistan. I can arrange a lot of influx of refugees into Pakistan. If you'd like to come with me to East Pakistan, I'll show you how they're coming from India. But they're not coming in, nor are my refugees going back to India. पूर्वी सरहद से पाकिस्तानियों का पलायन बड़ी तादाद में हो रहा था। 100 नहीं, 1000 नहीं, लाखों की तादाद में रिफ्यूजी पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और असम का रुख करने लगे। भारत के लिए इतनी तादाद में रिफ्यूजियों को शरण देना मुश्किल हो रहा था। ऊपर से पाकिस्तानी सेना की तरफ से पश्चिमी सरहद पर बगैर उकसावे की बमबारी। What about you? Is there a situation in which you might attack Pakistan? Well, I hope not. India has always tried to be on the side of peace and negotiations and so on. But of course we can't endanger our security in any way. Do you frankly expect to see war with Pakistan soon? It does look to many people as if it's inevitable. I don't think one can really give an answer to a question of this kind. Because as I said, we are trying everything possible to prevent it.
इंदिरा गांधी समझ चुकी थी कि युद्ध टल पाना अब संभव नहीं। Mrs. Gandhi, in an awful temper. श्रीमती गांधी ने गुस्से में मुझे पश्चिम बंगाल, असम और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री का संदेश पढ़कर सुनाया कि हजारों शरणार्थी भारत आ चुके हैं। मुझसे कहा कि तुम क्या कर रहे हो इस बारे में। Chief Minister of Tripura, and she looked at me and said, "What are you doing about it?" तो क्या सोचा आपने सैम? मुझे लगता है अब हमें वक्त और बर्बाद नहीं करना चाहिए और पाकिस्तान पे हमला बोल देना चाहिए। ये जल्दबाजी होगी। मैं अभी जंग के लिए तैयार नहीं हूँ। ये आप क्या कह रहे हैं, मैं समझ नहीं रही हूँ। हम कब तक ऐसे हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे? मैं आपसे बस इतनी सी इल्तिजा कर रहा हूँ कि अभी हालात हमारे माफिक नहीं हैं। हमें दुश्मन को कमजोर नहीं समझना चाहिए। हमें जंग के लिए पूरी प्लानिंग करनी पड़ेगी, ट्रेनिंग देनी होगी और बगैर पूरी तैयारी के हम पाकिस्तान के खिलाफ जंग में उतरना नहीं चाहेंगे। तो क्या आप ये कहना चाह रहे हैं हमारी सेना पाकिस्तान से कमजोर है? मेम साहब, आप क्या कह रही हैं? हम पाकिस्तान को धूल चटा सकते हैं। हमारा एक एक जवान उनके 100 पर भारी है। हम जंग जीतेंगे और जल्दी ही जीतेंगे। तो फिर आप ये युद्ध टालने की बात क्यों कर रहे हैं? आप जानते नहीं हम पे कितना दबाव पड़ रहा है। उधर पाकिस्तानी सेना के अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं, निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं और हजारों की संख्या में शरणार्थी भारत आ रहे हैं। ऐसे में हम कैसे चुप रह सकते हैं? कुछ तो करना पड़ेगा। मेम साहब, हम आपकी बात समझ रहे हैं, लेकिन हम आपको सिर्फ ये समझाना चाह रहे हैं कि अभी हालात हमारी फौज के मुताबिक नहीं है। हमारे पास सिर्फ एक पर्वतीय डिवीजन है और जिसके पास पुल बनाने की क्षमता नहीं है। रास्ते में 5-5 मील चौड़ी नदियां हैं और हमारी फौज के पास पूरा साजो सामान भी नहीं है। प्राइम मिनिस्टर ने फील्ड मार्शल मैनेक्शॉ को बुलाया कि ये करो, तो उन्होंने बोला कि देखो ये लड़ाई इतनी दिन की बात नहीं है, हमारी तैयारी पूरी होनी चाहिए, क्योंकि हमने तो इस इलाके में कभी वार का सोचा ही नहीं। हमारी फ़ौज वेस्ट पाकिस्तान के अगेंस्ट है या चाइना के अगेंस्ट है। इस इलाके में ना हमारे पास एमिनिशन है, ना डेपो है, ना सड़कें हैं, ना कम्युनिकेशन है, कि फ़ौज के लिए तो पूरी तैयारी होनी चाहिए। तो ये हमारे ख्याल में बरसात के बाद होनी चाहिए। तो ये आम आदमी के मन में था कि फ़ौज ने तो एकदम दौड़ जाना, आगे हो जाना है, ये बहाने मार रहे हैं। लेकिन फिर इनको समझ आ गई कि नहीं, लड़ाई के लिए इनको घेरना है, इनको पकड़ना है। इंदिरा गांधी चाहती थी कि जंग हो और जल्द से जल्द हो, पर जनरल मानेकशॉ जानते थे कि यह कहना जितना आसान है, करना उतना ही मुश्किल। और दुश्मन सिर्फ एक नहीं था, खतरा मौसम से भी था और चाइना से भी। लेकिन इससे फर्क क्या पड़ता है? यदि एक बार हमला हो जाए तो ये बातें कितना मायना रखेंगी? मेम साहब, बात सिर्फ इतनी ही नहीं है। अभी मॉनसून शुरू होने वाला है। अगर हम अप्रैल में ही पूर्वी पाकिस्तान में घुसेंगे तो फिर वहीं फंस कर रह जाएंगे। आपके कहने का मतलब है हमें मॉनसून के रुकने तक इंतजार करना होगा, यानी सितंबर तक? ये तो बहुत मुश्किल है। तब तक तो हालात बहुत गंभीर हो जाएंगे। सितंबर तक ही नहीं, कम से कम आधा नवंबर बीतने तक। क्या? नवंबर? और क्यों? वो इसलिए मेम साहब कि अगर हम अभी पाकिस्तान पर हमला करेंगे तो हो सकता है कि चीन हम पर हमला कर दे, और पाकिस्तान से तो हम निपट लेंगे, लेकिन ऐसे नाजुक मौके पर चीन से निपटना जरा मुश्किल हो जाएगा। पर ये तो आप दूसरी बात कर रहे हैं। चीन तो नवंबर में भी हमला कर सकता है। यही बात तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं मेम साहब। आधा नवंबर बीतने तक हमारी और चीन की सीमाओं पर पूरी तरह से बर्फ जम चुकी होगी, दर्रा दर्रा बर्फ से अटा पड़ा होगा, और ऐसी हालत में चीन हम पर हमला करने की जरूरत नहीं करेगा, और तब हम पाकिस्तान को मटिया मेट कर देंगे। एक बात और मेम साहब, नवंबर आने तक हमारे सैनिकों को युद्ध के अभ्यास का मौका मिल जाएगा, और तब हम पाकिस्तान को उसकी गुस्ताखी का वो सबक सिखाएंगे कि वो जिंदगी भर भूल नहीं सकेगा।
पर जनरल सैम, हालात बहुत बिगड़ते जा रहे हैं। आप ही बताइए हमें क्या करना चाहिए। फिलहाल तो हमें सतर्क रहकर कूटनीति से काम लेना होगा। हमें पूर्वी पाकिस्तान में घुसना है, वहाँ के लोगों को दमन से मुक्त कराना है। वहाँ के लोगों का हमें विश्वास जीतना चाहिए, भरोसा जीतना चाहिए। वहाँ के लोगों को लगना चाहिए कि हम उनके दोस्त बनकर आए हैं और उनकी मदद करना चाहते हैं। प्राइम मिनिस्टर, बिफोर यू ओपन योर माउथ, मैंने कहा प्रधानमंत्री जी, इससे पहले कि आप कुछ बोलें, क्या मैं इस्तीफा दूं? उन्होंने कहा, सैम बैठ जाओ, क्या तुमने जो कहा सच है? मैंने कहा, हाँ, सब सच है। मेरा काम जंग लड़ना है और जीतना है। उन्होंने मुस्कुराकर कहा कि ठीक है सैम, जब तैयार हो जाओ जंग के लिए तो मुझे बता देना। यूं तो बातचीत चार दीवारी के बीच हुई, लेकिन कुछ ही महीनों में यह खबर सरहद पार पहुंच गई। अब पाकिस्तानी हुक्मरानों को यह फैसला करना था कि इंतजार करें या वार। पूर्वी पाकिस्तान में तैनात जनरल टिक्का खान का अत्याचार ऐसी हदें पार कर रहा था कि उसे बंगाल का कसाई कहा जा रहा था। इस कार्रवाई में तकरीबन 3 लाख लोगों को मौत के घाट उतारा गया और तड़पती आवाम अब मुक्ति के लिए हिंदुस्तान का मुंह ताक रही थी। इंदिरा गांधी जानती थी कि पाकिस्तान के साथ अमेरिका है और हिंदुस्तान को भी दूसरे देशों का साथ चाहिए। बताया जाता है कि इंदिरा गांधी दुनिया भर में घूमी, पर रूस के साथ हुआ समझौता तुरुप का इक्का साबित हुआ। इस बीच इंदिरा और मानेकशॉ की चर्चा को लगभग 7 महीने बीत चुके थे। अब फौज तैयार थी, मौसम सर्द हो चुका था और माहौल गर्म। The border is not a defined line. पाकिस्तान को इस बात का एहसास था कि हिंदुस्तानी फौजें कभी भी पूर्वी पाकिस्तान की ओर कूच कर जाएंगी और इसलिए उन्होंने पश्चिमी सरहद पर हमला बोल दिया। Pakistan launched a full-scale war against us. The Pakistan Air Force suddenly struck at our airfields in Amritsar, Pathankot, Srinagar, Avantipur, Uttarlai, Jodhpur, Ambala and Agra. The situation created by the Indian aggression is leading the two countries to a point of no return. पाकिस्तान ने पश्चिमी सीमा पर एक साथ भारत के 11 अग्रीम एयरफील्ड और रडार स्टेशनों पर आक्रमण कर दिया। पाकिस्तान हिंदुस्तानी वायुसेना को कमजोर करना चाहता था। एक औचक आक्रमण से वो बेड़े के बेड़े नष्ट कर देना चाहता था, पर किस्मत देखिए, भारत के एक भी विमान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सका। भारत ने उसी रात से पश्चिमी सीमा पर हवाई गश्त शुरू की और पूर्वी सीमा पर पाकिस्तान की 2 एयरफील्ड्स पर बमबारी कर दी। ये लड़ाई 2 मोर्चों पर थी। पाकिस्तान की सोच ये थी कि पश्चिम में दबाव बनाएंगे
तो पूर्व को बचाया जा सकता है, लेकिन भारत का पूरा ध्यान पूर्व पर था। पश्चिम में बस रक्षा के लिए फौज तैनात थी ताकि पाकिस्तान दाखिल ना हो पाए। भारत ने पश्चिमी सीमा को महफूज तो किया था, पर पूरी ताकत नहीं झोंकी, और पाकिस्तान ने इसका फायदा उठाने की कोशिश भी की, पर नाकाम रहा। 1965 में जब पाकिस्तान भारत की सीमा में दाखिल हुआ था, तो पंजाब में सादेवाला से घुसा था। भारतीय रणनीतिकारों को लगा कि वो दोबारा वही रास्ता चुनेगा। वहां पर तैनाती दुरुस्त रखी गई और लोंगेवाला में बस 120 जवानों की एक ही टुकड़ी तैनात की गई। उस वक्त कंपनी कमांडर मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी ने आगाह किया था कि लोंगेवाला से घुसना दुश्मन के लिए आसान है और वो इसी रास्ते घुसने की कोशिश करेगा। सर जी, दुश्मन के टैंक आगे बढ़ रहे हैं। पाकिस्तानी ट्रक और टैंक लगातार हमारे नजदीक आ रहे हैं। ओवर। अल्फा वन। सर आदेश दीजिए, बताइए क्या करना है। दुश्मन के टैंक हमारे करीब आ रहे हैं। लोंगेवाल से बुरी खबर है। पाकिस्तानी सेना का एक बहुत बड़ा दस्ता बॉर्डर की तरफ कूच कर गया है। वहाँ तो 23 पंजाब की एक कंपनी तैनात है और मुश्किल से 100-125 सैनिक होंगे। सही फरमाया आपने। पर एक खबर के मुताबिक पाकिस्तानी सेना के 2000 सैनिक लोंगेवाल पहुंचने वाले हैं। ओह नो। और लगभग 90 टैंक और ट्रक हैं उनके पास। फिर तो हमारे सैनिकों के लिए आत्महत्या करने के बराबर होगा। उन्हें सूचना दो और तुरंत वापस बुला लो। सही फरमाया आपने। एक तरफ तो दुश्मन की सेना के 2000 हथियारबंद सैनिक और दूसरी तरफ हमारी एक कंपनी। क्या हम उनका मुकाबला कर पाएंगे? हमारी तरफ तो लाशों के ढेर लग जाएंगे। सिर्फ 120 सैनिक जिनके पास सीमित हथियार थे और उनके सामने से आते हुए 10 नहीं, 20 नहीं, करीब 90 पाकिस्तानी टैंक। अगर ये सैनिक अपना मोर्चा छोड़ते तो पाकिस्तानी सैनिक भारतीय शहरों को बहुत नुकसान पहुंचा सकते थे। In the evening of the 4th December 1971, by about midnight, the patrol leader 4 दिसंबर 1971 की शाम आधी रात को हमारी पेट्रोल पार्टी ने बताया कि वो बॉर्डर पर टैंकों की आवाज सुन सकते हैं। ये आवाज बढ़ती जा रही थी। आवाज सुनकर पेट्रोल पार्टी को लगा कि टैंक हमारी ही तरफ आ रहे हैं। कुछ देर बाद उन्होंने इस बात की पुष्टि कर ली कि दुश्मन भारतीय सीमा के अंदर आ चुका है। He confirmed to me that after about few minutes that the enemy armor has crossed into the Indian territory. उस वक्त वायुसेना के विमानों में ये टेक्निक नहीं थी कि वो रात को हमला कर सकें, यानी मदद सुबह तक ही पहुंच सकती थी। सामने 90 टैंकों की फौज और मोर्चा संभालने के लिए बस 120 जवानों की टुकड़ी। आखिर ये कितनी देर टिक सकते थे? लोंगेवाला में लोहे के टैंक्स और लोहे के हौसलों में टक्कर जारी थी। हमारे जवान मोर्चा संभाले डटे थे। उधर पूर्वी मोर्चे पर एक दिन पहले ही हमला शुरू हो चुका था। भारतीय फौज आसाम, त्रिपुरा और बंगाल से लगी सीमा से चार तरफ से पूर्वी पाकिस्तान में दाखिल हो चुकी थी। स्ट्रैटेजी थी 3 ओर से जमीन पर हमला और समंदर की ओर से उन्हें काट देना। पूर्व में पाकिस्तान की सैनिक क्षमता कम नहीं थी, पर नेवी और एयरफोर्स में वो भारत की शक्ति का मुकाबला नहीं कर सकता था। हमारे एयरफोर्स ने डे टाइम में जब हुआ तो बहुत ही मैसिव स्ट्राइक किया, रिटेलिटरी स्ट्राइक किया। ऑन एन एवरेज 24 घंटे के पीरियड में वी हैड अबाउट 500 मिशन जो है हमारे यहाँ से जाया करते थे एवरी डे, एक्चुअली अप्रॉक्सीमेटली 500 मिशन। जनरल न्याजी ने किलेबंदी का रास्ता अपनाया। सभी कम्युनिकेशन सेंटर्स और पुलों पर
चौकसी बढ़ा दी। जनरल नियाजी ने अहम शहरों को किले में तब्दील कर दिया था। जसौर, झंडिया, रंगपुर, जमालपुर, मेमनसिंह, सिलहट, भैरव, कोमिला, चिटगांव और बोगरा। पाकिस्तानी फौज हर तरफ तैनात थी, पर ढाका को लेकर ऐसी कोई कोशिश नहीं हुई। शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि ढाका तक कोई पहुंच सकता है। दोस्तों, चटगांव और खुलना पे अटैक के ऑर्डर्स आ चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल जेकब, सर, आप कुछ की तैयारी कीजिए। मेरा मानना है कि हमें अपना सारा फोकस ढाका पे करना चाहिए। हमें उसी तरफ से आगे बढ़ना चाहिए। मगर लेफ्टिनेंट जनरल जेकब, चटगांव और खुलना पे हमले करने का आदेश मिल चुका है। क्या हमें ऑर्डर्स का उल्लंघन करना चाहिए, अवहेलना करनी चाहिए? जनरल, अगर हम वहां पर अपनी ताकत लगाते हैं तो वो बेजा ही जाएगी, क्योंकि वहां पर पाकिस्तान की सेना ने पूरी किलेबंदी की हुई है। यानी कि पॉइंट ए पे। जी सर। और फिर आखिरकार हमारा फोकस ढाका ही तो है। जनरल, आपका प्लान क्या है? ऑफिसर, हम जहां जहां से भी अंदर दाखिल होते हैं वहां वहां पर पाकिस्तान की पूरी घेराबंदी है, उनकी पुख्ता तैयारियां हैं, और उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि हम ढाका की तरफ भी कूच कर सकते हैं। भाई, पॉइंट बिल्कुल ही सीधा है। हमें अगर ढाका पे पहुंचना है, यानी ढाका अगर हमारी मंजिल है, इफ पॉइंट ए इज अवर डेस्टिनेशन, तो हमें पॉइंट बी यानी बोगरा को अपने कब्जे में करना होगा। क्योंकि जैसे ही बोगरा हमारे कब्जे में आएगा, ढाका का रास्ता एकदम साफ। लेकिन जनरल, ये इतना आसान नहीं होगा। आप जानते हैं कि इस समय ढाका के अंदर 30,000 से ज्यादा सैनिक मौजूद है पाकिस्तान के, और हमारे पास सिर्फ 3,000। यस, यू आर राइट ऑफिसर। सर, लेकिन फिक्र करने की जरूरत नहीं। मैं जानता हूं कि वहां पर पाकिस्तान के 30,000 से ज्यादा सैनिक हैं, लेकिन वहां की जनता पाकिस्तान के खिलाफ है। वो हमारी सहायता करेगी, और फिर एक बार अगर हम ढाका में घुस गए तो यकीनन ढाका पर हमारा कब्जा होगा। वेल सेड लेफ्टिनेंट जनरल जेकब। मे गॉड बी विद अस जेंटलमैन। थैंक यू सर। ईस्ट पाकिस्तान में भारतीय फौज एक पुख्ता नीति के तहत चल रही थी। अलग अलग दिशा से सैनिक बढ़ रहे थे, पर लक्ष्य एक ही था। यू आर 100% करेक्ट। मगर ये बताइए कि ये सब होगा कैसे? आई मीन, करना क्या है? सर, पहले हम 33 कोर के 20 डिवीजन और 71 माउंटेन ब्रिगेड को बोगरा और रंगपुर कर धावा बोलने को कहेंगे। उसके बाद ही हिली गोएंडा लाइन को काट देंगे और रंगपुर और बोगरा पर कब्जा जमा लेंगे। डोंट वरी सर, ये हो जाएगा, क्योंकि हमें अपने सैनिकों की ताकत का अंदाजा है। वेरी गुड। मगर ये बताइए कि सेंट्रल सेक्टर का क्या करना है? वहां किसे भेजा जाए? इस सेंट्रल सेक्टर पर कब्जा बेहद जरूरी है। इसकी जिम्मेवारी हम 101 कम्युनिकेशन को सौंप देंगे। ये दस्ता जमालपुर, मेमनसिंह, टंगेल, रंगपुर और बोगरा पर कब्जा जमा लेते हैं तो हम सीधे यहां होंगे ढाका, अपनी मंजिल पर। हमें यह पता हो गया कि नियाजी टाउन्स डिफेंड करेगा, सो इसलिए हम लोग प्लान किया कि वी विल बाईपास द टाउन्स। कोई टाउन ने हमला करेगा, हम सीधा जाएगा ढाका। सो वी bypass the towns in our plans. So that was the key factor. We did not capture Chittagong nor Khulna, but went straight for Dhaka, bypassing all the towns. So that was our plan. बैटल ऑफ हिली या बोगरा की लड़ाई
सन 71 के युद्ध की सबसे कठिन और निर्णायक लड़ाई थी। लोंगेवाला में गहरी रात के बीच पाकिस्तानी टैंकों का आगे बढ़ना जारी था। हमारे सैनिकों का साझा फैसला था कि शरीर में लहू की आखिरी बूंद तक दीवार बने रहेंगे। चांदनी रात की रोशनी में टैंकों का आगे बढ़ना काफी हद तक नजर आ रहा था। रात के तकरीबन 12:30 बजे थे जब पाकिस्तानियों ने उस अकेले आउटपोस्ट को घेरकर हमला शुरू कर दिया। बारूदी सुरंग बिछाने का वक्त भारत के पास नहीं था, इसलिए सैनिक तब तक इंतजार करते जब तक पाकिस्तानी टैंक 15 से 20 मीटर के फासले पर पहुंचते और फिर एंटी टैंक वेपन का इस्तेमाल करते। इस बीच जब पाकिस्तानी टैंक पोस्ट के नजदीक पहुंचे, वहां कांटेदार तार देखी और उसे एक माइन फील्ड समझ लिया और वो थम गए। इंजीनियर बुलाने और माइन ढूंढने में पाकिस्तान ने 2 अहम घंटे गवा दिए। दो 2000 पाकिस्तानी सैनिकों और टैंकों से घिरे भारत के 120 सैनिक पोस्ट छोड़ने को तैयार नहीं थे। पाकिस्तानी फौज की झुंझलाहट साफ दिखाई दे रही थी और जब वो आगे बढ़ने की कोशिश करते तो उनके टैंक रेत में धंसने लगते। इसी संघर्ष में सुबह हो चली थी। भारतीय वायुसेना के हंटर विमानों ने लोंगोवाल के पोस्ट की ओर उड़ान भर ली। पाकिस्तान की वायुसेना दूसरे मोर्चों पर व्यस्त थी और पाकिस्तानी टैंक रेत में फंस रहे थे। ऐसे में हवाई हमले से बच पाना उनके बस की बात नहीं थी। इन टैंकों पर ऐसी बमबारी की गई कि 90 टैंक और ट्रक अपनी जगह पर ही ध्वस्त हो गए। पाकिस्तानी टैंक छोड़कर भाग रहे थे। इस लड़ाई में भारत ने जहां 2 वीर सैनिक गंवाए, पाकिस्तान के 200 सैनिक मारे गए। 1971 के युद्ध में लोंगेवाला की लड़ाई ने पाकिस्तान के मनोबल पर जबरदस्त चोट लगाई। ऐसा नहीं था कि पश्चिमी मोर्चे पर पाकिस्तान खामोश बैठा रहा। बसंतर से लेकर छम तक वो जुर्रत करता ही रहा। हिंदुस्तान इस सीमा पर मुकाबला कर रहा था, पर पूर्व में लगातार हमारी फौज आगे बढ़ रही थी। दिन बीत रहे थे, पर हिली की लड़ाई में भारतीय फौज की बड़ी तादाद के बावजूद हिंदुस्तान को बढ़त मिलती नहीं दिख रही थी। 20 डिवीजन के जीओसी मेजर जनरल लक्ष्मण सिंह लहल की राय थी कि हिली में उलझने से बेहतर है कि ताकत ढाका में लगाई जाए। अति आत्मविश्वास में दुश्मन ने ढाका को बगैर सुरक्षा और संसाधनों के छोड़ दिया। ऐसे में हिंदुस्तानी फौज जितनी जल्दी ढाका की ओर बढ़ती, उसे उतना ही फायदा मिलता।
problem was this. The American resolution in United Nations vetoed by Soviets. सोवियत संघ ने वीटो करने से इनकार कर दिया। अमेरिका के बेड़े स्ट्रेट ऑफ मेलिका में थे। दिल्ली बहुत घबराया, हमसे कहा जो शहर हम छोड़कर आ गए हैं उन पर कब्जा करो, लेकिन ढाका नहीं। हम ढाका के बाहर ही थे। हमने उस निर्देश को नजरअंदाज कर दिया और ढाका की ओर बढ़ गए। Impossible task, but no mention of Dhaka. We are outside Dhaka. We ignored that, and we told our troops to go ahead. Objective is Dhaka and go for Dhaka. सर, हम हिली में नहा के अपनी ताकत खर्च कर रहे हैं। जितनी ताकत हम वहाँ लगा रहे हैं, हमें नतीजे नहीं मिल रहे हैं। आप ठीक कह रहे हैं ऑफिसर। मैं भी जानता हूँ कि हिली में हमारी सेना पाकिस्तान से ज्यादा बड़ी है और उस पर भारी भी पड़ रही है, लेकिन जंग के मुताबिक नतीजे नहीं मिल रहे। आपका क्या ख्याल है कि हमें अपना फोकस यहां से हटाकर कहीं और करना चाहिए? बिल्कुल। पाकिस्तान ने सारी ताकत यहाँ झोंक दी है और ढाका को वैसे ही छोड़ दिया है। उन्हें सपने में भी गुमान नहीं कि हम ढाका तक पहुँच सकते हैं। वेरी गुड। तो हमें बोगरा को छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए। सर, यही तो मैं कहना चाहता हूँ कि हिली में ताकत बर्बाद करने का कोई फ़ायदा नहीं। हमारी मंजिल ढाका है और मकसद पाकिस्तानी सेना को खदेड़ देना। उनका जगह जगह पाकिस्तानी, चाहे वो खुलना हो या हिली हो, ऐसी जगह बैठे हुए हैं। छोड़ो इनको बाईपास करो और सीधे ढाका पहुंचो। और हमने अपने पैराट्रूपर्स को भी ढाका के पास उतारा, क्योंकि हमारी जो पैराशूट ब्रिगेड है उसको कहा गया कि तैयार हो जाओ और शत्रु की लाइन के पीछे तुम्हें उतारा जाएगा। उन्हें ढाका के पास उतारा गया और उतरते ही वो तैयार थे, लैस हो गए और आसपास जितने पाकिस्तानी सैनिक थे उनको यमलोक पहुंचा दिया। ऐसा नहीं है कि हिली से सेना हटा दी गई। बोगरा की यह लड़ाई तो नियाजी के सरेंडर के बाद भी 2 दिन तक चलती रही। पर हाँ, ढाका अब हर रणनीति के केंद्र में था और इसी के तहत टंगेल में एक ऐसा ऑपरेशन किया गया जो भारत के इतिहास में किसी ने न देखा न सुना। टंगेल एयर ड्रॉप, जहां 500 से ज्यादा भारतीय सैनिकों को एयर ड्रॉप किया गया और पाकिस्तान को लगा कि 500 नहीं 5000 आ रहे हैं। पूरा किस्सा हम आपको सुनाएंगे अगले एपिसोड में। तब तक देशभक्ति का जज्बा जगाए रखिए। वंदे मातरम। वंदे मातरम कॉन्टेस्ट में आज का सवाल है, 1971 के युद्ध के वक्त भारत का प्रधानमंत्री कौन था? ए. जवाहरलाल नेहरू, बी. इंदिरा गांधी, सी. मोरारजी देसाई, डी. एच.डी. देवेगौड़ा। जवाब देने के लिए टाइप कीजिए VM, स्पेस देकर लिखिए अपना ऑप्शन A, B, C या D और इसे भेज दीजिए 52424 पर। सही जवाब देने वाले 5 लकी विजेताओं को मिलेगा एक टैब।